तो हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी पर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम 6 क्लास के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें जो चैप्टर का नाम था वो था सौरमंडल में पृथ्वी। मतलब कि वहाँ पर सौरमंडल के बारे में देखा गया था और पृथ्वी के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी गई थी। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पृथ्वी के बारे में ही है, और यहाँ पर स्पेसिफिक एक टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अक्षांश के बारे में पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, देशांतर के बारे में पढ़। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, और देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और अक्षांश देशांतर को किसके माध्यम से समझेंगे, ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, पहली बात आप समझिए कि शुरुआत जो इस किताब में, मतलब इस चैप्टर में शुरुआत की गई है वो किससे की गई है, वो की गई है ग्लोब से। मैंने आपको ग्लोब दिखाया हुआ था पिछले वीडियो में, उसमें ये आपको मैंने बताया भी था, जो पृथ्वी है, खास करके खास बात क्या है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार। पृथ्वी का आकार गोलाकार, ऐसा मानते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार। लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट गोला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का ध्रुवी वाला क्षेत्र है वो हल्का सा क्या है, चिपका हुआ है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो भू-आभ है, बिल्कुल गोलाकार नहीं है। इसका जो ध्रुवी क्षेत्र है, ध्रुवी वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, हल्का सा दबा हुआ है। ठीक है? मतलब कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी हुई दिखाई देती है। ठीक है? अब यहाँ पर एक और बात करते हैं। अगर आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब आपने ज़रूर देखा होगा कहीं न कहीं। ग्लोब बहुत से टाइप के होते हैं, एक छोटा ग्लोब होता है, एक बड़ा ग्लोब होता है। आपने देखा होगा एक टेबल पे रखने के लिए आता है छोटा। तो जितने भी ग्लोब हैं, खास बात है कि ये ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब आपने देखा ज़रूर होगा, तो ग्लोब का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो होता है, ये अर्थ का, यानी कि जो पृथ्वी है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। 3D मॉडल, 3D मॉडल है किसका? अर्थ का। मतलब कि अगर हमें अर्थ को समझना है, तो हमें ग्लोब को समझ लें, तो हम समझ जाएँगे कि पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पे घूमती है, उसमें कौन-सा अक्षांश है, कौन-सा देशांतर है। और ग्लोब पर क्या होता है? तो ग्लोब पर क्या होता है कि बहुत सारे देश बने हुए हैं इसपे, बहुत सारे देशों के बारे में बात की गई है, दिखाया गया है। देश है उसपे, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, सागर है, इन सब के बारे में उसपे बना होता है। अभी हम आगे इसमें देखने वाले हैं। महाद्वीप, महासागर, देश, सागर, द्वीप, ये सब कुछ इसमें बना हो। ये कह सकते हैं कि जो ग्लोब होता है वो क्या होता है, ग्लोब जो होता है वो क्या होता है, तो 3D मॉडल है किसका? अर्थ का। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है पश्चिम से पूरब, वैसे ही हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब घुमा सकते हैं। तो पहले जो इसमें पहला जो पैराग्राफ, ये वाला जो पहला पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर यही बात बोली गई है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, कैसी है? उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव थोड़ा-सा चपटा हुआ, और बीच में कैसा हुआ, थोड़ा-सा उभरा हुआ हिस्सा है। ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो एक और मैंने बात बताई, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप है, मतलब 3D मॉडल है, कि जैसे पृथ्वी दिखती है, वैसे हमने ग्लोब को बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको साइड में ग्लोब दिखाया गया है। ठीक है? और ये भी मैंने आपको बताया कि ग्लोब बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे-छोटे भी होते हैं। बात समझ में इतनी आ गई? तो जैसे लट्टू अपने एक्सिस पे घूमता है, वैसे ही पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, और उसी के आधार पर हमने ग्लोब को बना लिया। ग्लोब भी उसी आधार पर घूमता है। तो मैंने बताया ग्लोब पर देश, महादेश यानी महाद्वीप और महासागरों को दिखाया गया है। ठीक है? अब इसमें एक बात समझिए, जैसे यहाँ पर ये ग्लोब है, ग्लोब दिखाई दे रहा है। तो ग्लोब के केंद्र से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूम, जैसे एग्ज़ाम्पल में हमने आपको बताया यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि इस जगह ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, एक्सिस है, ये इसका अक्ष है, एक्सिस। पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है, ये इसका एक्सिस है, अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूरब घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूरब घूम रही है। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, इसमें हमने क्या किया है, अक्ष जो है वो सीधा 90 डिग्री पर दिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो पृथ्वी है, वो अपना, वो क्या है कि साढ़े 23 डिग्री, 23 एंड हाफ, साढ़े 23 डिग्री अक्षांश क्या है, झुकी है। सॉरी, अक्षांश नहीं, साढ़े 23 डिग्री, और जो अक्ष है वो झुका हुआ है, इसका पृथ्वी का। पृथ्वी जो है देखने में कैसी लगती है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक्सिस यानी अक्ष गया हुआ है ऐसे, ये अक्ष गया हुआ है ऐसे, गया हुआ है।
और ये हल्का-सा देखेंगे अगर आप इसको, यहाँ पर अगर आप इसको मेज़र करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे कितना है 23.5 डिग्री, करेक्ट? यहाँ पर कैसा है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यहाँ तक की बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पहले यही बात बोली गई है कि अक्ष क्या होता है? अक्ष, यहाँ पर एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है? एक्सिस के सहारे क्या होता है, पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी। और इसी के सहारे पश्चिम से पूरब भी इसको घुमाया जा सकता है, किसको? ग्लोब को, ठीक है? और अक्ष जो होता है वो 2 जो अक्ष है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपने इसमें देखा भी, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी बिंदु, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली और पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं इसमें अक्ष। क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं अक्ष, यानी कि यहाँ से ऐसे। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अब तक हमने ग्लोब के बारे में देख लिया, दूसरी बात ये देख लिया कि अक्ष किसको कहते हैं, एक्सिस किसको कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो ग्लोब है, उस पे कुछ काल्पनिक रेखाएँ, और जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, वो क्या करती हैं, ग्लोब पर फैली हुई हैं। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? उनको ही बोलते हैं यहाँ पर अक्ष और अक्षांश देशांतर। मतलब कि जो लैटीट्यूड है, वो क्या है? ये भी काल्पनिक रेखा है, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, मतलब कि देशांतर है, वो भी क्या है? काल्पनिक रेखा ही है। अक्षांश क्या होता है? अब यहाँ पर समझना है, अक्षांश क्या होता है? जो अक्षांश है, वो क्या है कि जो अक्षांश है, वो क्षैतिज, और जो देशांतर है, वो क्या है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। काल्पनिक रेखाएँ। क्या है ये? काल्पनिक रेखाएँ, काल्पनिक रेखाएँ। बात क्लियर हो गई? काल्पनिक रेखाएँ, ठीक है? तो अब इसको कन्फ्यूज़न है पहचानने में, तो बात बिल्कुल सिंपल समझिएगा। क्षैतिज मतलब लेटी हुई, क्षैतिज मतलब क्या यहाँ पर है? लेटी हुई, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मतलब कि ऐसी काल्पनिक रेखाएँ जो कि ग्लोब पर इस तरीके से खींची हुई हैं, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अक्षांश। और ऐसे काल्पनिक रेखाएँ जो ग्लोब पर सीधी-सीधी हैं, खड़ी-खड़ी सी हैं, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे देशांश। तो अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखाएँ हैं, क्षैतिज काल्पनिक रेखा है, और देशांतर क्या है? वो भी ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा। और ये दोनों मिलकर के, मतलब कि यहाँ पर कुछ क्षैतिज लाइनें हैं ऐसे, कुछ क्षैतिज लाइनें हैं, और कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर है। तो ये आप देखेंगे कि ग्रिड बनाती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? तो ग्रिड का फॉर्मेशन करती है। ग्रिड का मतलब हो जाएगा जाल बनाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा क्या करती है? पृथ्वी पर जाल बनाती है, और उन जाल के माध्यम से हम किसी भी स्थान की मतलब किसी भी विशेष स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन हम जान पाते हैं। ठीक है? अभी इसके बाद इसका यूज़ है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी बताया आपको कि अक्ष क्या है, और पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस साइड, किस दिशा में है, उसकी बात कर ली। और फिर हमने बताया कि ग्लोब पर कुछ असर काल्पनिक रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर 3-4 बातें समझने वाली। पहली बात, अगर मान लीजिए ये जो पृथ्वी है इस तरीके से गोल, वैसे गोल नहीं, जॉइड है। इस पे कुछ क्षैतिज लाइनें हैं, कुछ क्या है? क्षैतिज लाइनें, ऐसे। ये क्या है? क्षैतिज लाइनें, काल्पनिक, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक लाइन है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा। तो क्या बोलते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा। नाम है भूमध्य, मतलब भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच। मतलब ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? कैसे? क्षैतिज, ना कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। और ये आप देखिएगा कि जीरो, नाम है भूमध्य, बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या करती है, ये पूरे पृथ्वी को, मतलब कि ग्लोब ही मान लेते हैं, पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। पूरे ग्लोब को क्या करती है? दो भागों में बांटती है, या हम बोल सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दो भागों में कैसे? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। तो क्षैतिज दो भागों में बांटती है, मतलब कि इसके उत्तर में यहाँ पर देखेंगे, जीरो से ऊपर उत्तर हो जाएगा, यानी क्योंकि क्यों हो जाएगा उत्तर?
कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। तो जीरो जिसको विषुवत बोलते हैं, वो ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। तो एक बात और समझने वाली है कि पृथ्वी गोल नहीं है, गोलाकार नहीं है, लेकिन गोले के जैसी दिखती है, इसलिए इसने आधा आधा पार्ट में बांट दिया। इसलिए एक को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ऐसा समझ लो आप कि ये पृथ्वी है गोल सी, तो चाकू से बीच से काट, चाकू से बीच से काट, तो क्या हो जाएगा? पहले गोला था, अब आधा आधा गोला हो गया। यहाँ पर है सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर क्या हो गया? नदर्न हेमिस्फेयर। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और क्योंकि ये लाइन ग्लोब पर है, तो ग्लोब आप देखेंगे तो गोल होता है, तो यहाँ ग्लोब पर क्या बोलते हैं? इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, और इसी लाइन को मैप पर क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं आप, और विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, पर कंसिडर करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही बात यहाँ पर लिखी है, ग्लोब को दो बराबर भागों में, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है कौन? विषुवत वृत्त। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। और इसी में आगे बताया गया है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों बराबर आधे भाग में हो, नाम ही है गोलार्ध, तो आधे बराबर भागों में ही। ठीक है, आगे समझते हैं। अब एक और बात, देखिए यहाँ पर जो लाइन मैंने खींची है, ये जीरो है, उसके बाद में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ऐसे करके बहुत सी लाइन होंगी, 1 2 3, ऐसे करके बहुत सी लाइन होंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी लाइन होंगी, बहुत सी लाइन होंगी। तो जीरो से जब ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तर ध्रुव की ओर। जीरो से दक्षिण के नीचे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दक्षिण ध्रुव की ओर। तो जब जीरो से ऊपर जाएंगे, जीरो से जस्ट ऊपर 1 पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब डिग्री क्यों लिखेंगे? क्योंकि अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा से क्या है? कोणीय दूरी है, मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये जो पृथ्वी है, आधा गोला पृथ्वी है यहाँ पर, तो पृथ्वी का ये जो सेंटर पॉइंट है, पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है। तो केंद्र से मान लो ये हमने माप लिया 5 डिग्री, ये बनाओ, ये भी 5 डिग्री, इधर भी 5 डिग्री होगा। तो केंद्र से जो कोणीय दूरी है, पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की जो सतह है, वहां पर जो कोण बनता है, ये एंगुलर डिस्टेंस से 5 डिग्री का बनता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 डिग्री। मतलब कि अक्षांश क्या है? केंद्र, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द, यानी कि इसमें जो कोणीय दूरी है वो देखते हैं, कोण कितना कोण बनता है उसको देखते हैं। तो जैसे जैसा 0 1 2 3 4 जाते जाएंगे, जीरो से उत्तर में जाएगा तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। जीरो से दक्षिण में जाएगा तो क्या लिखेंगे? साउथ में लिखेंगे। यानी कि जीरो से 90 तक उत्तरी ध्रुव की मान कितना होता है? 90। दक्षिण ध्रुव का मान कितना है? 90। तो जीरो से उत्तर में 90 जाएंगे तो नॉर्थ लिखेंगे। जीरो से दक्षिण में 90 तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे? साउथ लिखेंगे। और सब बराबर लाइन खींचते चले जाएंगे, मतलब कि ये आप देखेंगे ये सब पैरेलल है, बराबर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये रेखाएं या वृत्त बोल सकते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं, समानांतर अच्छे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? समानांतर। तो क्या बोलते हैं? समानांतर अक्षांश बोलते हैं। पैरेलल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है पैरेलल, मतलब कि इनको समांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बात तो क्लियर हो गई। ठीक है? यही बात यहाँ पर लिखी है कि अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब अगर आगे बात करते हैं, तो अभी हमने देखा कि विषुवत रेखा, जो विषुवत वृत्त है, उसका मान कितना होता है? उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। और ध्रुवों पर देखेंगे, ध्रुवों पर मान कितना होता है? तो ध्रुवों का मान होता है 90 डिग्री। अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री किसको दर्शाता है? दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। यही हमने बताया भी आपको कि जो विषुवत है, विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश में क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। इसलिए अगर आप
0 से ऊपर किसी भी नंबर को लिखेंगे 90 तक तो क्या लिखेंगे उसमें नॉर्थ लिखेंगे। और 0 से नीचे मतलब साउथ तक किसी भी नंबर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें साउथ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल दिया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में पोलो हॉरिजॉन्टे दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर, दोनों एक ही अक्षांश पर है। कौन सा अक्षांश है 20 डिग्री, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 डिग्री उत्तर अक्षांश में है और एवं बोले हॉरिजॉन्टे विषुवत के दक्षिण स्थान। बात समझ में आ गई। मतलब कि केवल डिग्री लिखने से अगर हमने अपने यहाँ पे लिख दिया 20 डिग्री तो ये बता पाना मुश्किल काम है कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिण गोलार्ध में। इसलिए नॉर्थ और साउथ लिखने से क्लियर हो जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिण गोलार्ध। बात समझ में आ गई। तो अगर आप मैप देखने जाएंगे तो मैप पे ये क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर्थ लिखा है तो क्लियर हो जाएगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अगर साउथ लिखा है तो क्लियर हो जाएगा कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल clear हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं या अक्षांश वृत्त होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है कटिबंधों का निर्माण करना। कटिबंधों यानी जोन को बनाना, निर्धारण करना, कटिबंधों का निर्धारण। कटिबंधों का क्या करना है, निर्धारण करना, जोन का जोन बनाना है। और कैसा जोन, कौन सा जोन, जोन किसका होगा, टेम्परेचर के बेस पर, टेम्परेचर के बेस। चलिए शुरू करते हैं भाई, इसको देखते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर कि एक ग्लोब है, यहाँ पर मान लो क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ठीक ग्लोब, ग्लोब है। तो मैंने आपको बताया कि इस पे कुछ लाइन है 37, ये कौन सी है, जीरो, जीरो हो गई। और ऊपर यहाँ पर पोल, कौन सा पोल, नदर्न पोल। नीचे यहाँ पर सदर्न पोल, कितना वैल्यू 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब टोटल अक्षांश रेखाएं अगर देखेंगे तो 181 है। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश वृत्त है, अक्षांश रेखा, जैसे 0 डिग्री एक विषुवत हो गया, विषुवत हो गया। ऐसे ही इसमें एक लाइन है तो बोलते हैं 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5, 23.5 यहाँ पर है। ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, 66.5 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री। अभी की इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी मैंने बताया जब 0 से ऊपर है तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, 0 से नीचे है तो क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। हमने आपसे बोला 23.5 डिग्री, तो आपने कैसे, आप जान ही नहीं पाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, साढ़े उत्तर की बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया नॉर्थ, यहाँ पर हमने लिख दिया साउथ। ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ और साउथ हो गया। जो नॉर्थ में है 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ तक बात। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, तो बोलते हैं अंटार्कटिक, तो क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त का। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आर्कटिक वृत्त और क्या है, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आगे आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच लंबवत रहती है, मतलब कि सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, यानी ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। मतलब ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो तापमान बढ़ जाएगा। तो जो कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच का एरिया है, इसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, या इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। उष्ण कटिबंध वाला एरिया कौन सा है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ठीक है। तो इसके बाद अगर समझते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, इस जगह से इस जगह देखेंगे, यहाँ से यहाँ या मतलब कि कर्क रेखा, कर्क वृत्त से आर्कटिक वृत्त तक का, मकर रेखा या वृत्त से
आर्कटिक वृत्त की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर सीधी किरणें नहीं पड़ती, यहाँ पर किरणें कैसे होती हैं, तिरछा हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो ऊष्मा भी कम मिलती है। जब ऊष्मा कम मिलती है, तो फिर एनर्जी भी कम मिलती है और तापमान भी कम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि तो क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं टेम्परेट ज़ोन, टेम्परेट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है, अब ऊपर तो लाइट पड़ ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पे बहुत कम जा रही है लाइट इधर आर्कटिक वृत्त से ध्रुवों तक या अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुवों तक। तो यहाँ पर तो बिल्कुल टेढ़ी मतलब कि तिरछी रेखाएँ वो जा रही हैं इसकी, सूर्य की किरणें जा रही हैं, तो ऊष्मा कम मिलेगी। जब ऊष्मा कम मिलेगी तो यहाँ पर एनर्जी होगी नहीं, तापमान होगा नहीं, ठंडी रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड ज़ोन, शीत कटिबंध। मतलब बहुत साफ-साफ समझ लो यहाँ पर कि जैसे-जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, विषुवत रेखा से कहाँ जाना है? ध्रुवों की ओर जाना है, वैसे-वैसे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। वैसे-वैसे तापमान क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं, सूर्य की किरण बहुत तिरछी होना शुरू होती हैं और काफ़ी तिरछी हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर लाइट कम। और जैसे-जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के साइड आओगे, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, निम्न क्या मतलब 0, उच्च का मतलब से 90, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, लोअर लैटीट्यूड से हाई लैटीट्यूड पे जाने पर क्या होता है? तापमान में कमी आती है। और अगर आप उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश पे आएँगे, तो क्या होगा? तापमान में होगा वृद्धि। और यही बात इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की गई है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में बोला गया है विषुवत डिग्री 90, उत्तरी ध्रुव की बात की गई, दक्षिण ध्रुव की बात की गई। ये सारी बातें बताई गई हैं और साथ में ये बताया गया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी हमने आपको बता दी। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इन सब के बारे में बात। और फिर यही बात बताई है कि पृथ्वी पे ताप कटिबंध क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। तो मैंने आपको बताया कर्क और मकर रेखा के बीच जो अक्षांश होता है, वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा मिलती है। रीज़न बड़ा साफ है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर टॉर्च के माध्यम से समझाया गया है कि जब सीधी किरण पड़ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा है। जब यहाँ पर तिरछी किरण पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा कम है लेकिन एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है। जब सूर्य की लंबवत किरण होती है, तो क्षेत्रफल कम कवर करती है। लेकिन ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें। लेकिन जब सूर्य की वही किरण तिरछी होती है, तो एरिया ज़्यादा कवर करती है और क्या होता है, उसमें ऊष्मा कम होती है। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि ये बच्चों के लिए किताब है, इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स छोटे-छोटे लिए गए हैं। यहाँ पे टॉर्च के माध्यम से इसको समझाया गया, ठीक है? तो इस क्षेत्र में मतलब कौन सा क्षेत्र? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पर क्या होता है? तापमान ज़्यादा, सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी होती हैं। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? सीधी होती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का समय कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि ठीक सिर के ऊपर होता है, मतलब कि लंबवत। अब कर्क रेखा के बाद या मकर रेखा के बाद में सूर्य की किरण किरण जब लंबवत ही नहीं होगी, तो हमारे सिर पर कैसे होगी? इसका मतलब हुआ ऊर्जा कम मिलेगी। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। अच्छा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला, ये इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं और इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। यहाँ पर इसको ये देखिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, इसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ठीक है? वृत्त भी कहते हैं और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, को अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ठीक? और उसके बाद में जो एरिया बचता है मतलब अ, उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच
दक्षिणी ध्रुव व्रत से दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या होता है? बहुत ठंडी होती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं उसको। बात आपको क्लियर हो गई। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी थी, बस यहाँ समझना है। एक मैंने आपको एडिशनल चीज़ समझने वाली क्या बता दी कि जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, तापमान में कमी आ जाएगी, जैसे-जैसे भूमध्य रेखा की ओर तापमान में हो जाएगी क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन घटता और बढ़ता रहता है। तो हमने यहाँ पर किसको समझ लिया? हमने एक बात समझ ली कि अक्षांश क्या है? अक्षांश के बारे में हमने प्रॉपर समझ लिया कि अक्षांश क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं और वो क्या करते हैं, तो कटिबंधों का ताप टेम्परेचर ज़ोन्स का ताप कटिबंधों को क्या करते हैं? निर्धारण भी करते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं देशांतर। तो देशांतर क्या है? ये भी क्या है? ये भी काल्पनिक रेखाएँ ही हैं। ये भी क्या है? ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं यानी काल्पनिक रेखाएँ। लेकिन वो तो क्षैतिज थी, ये कैसी? ये ऊर्ध्वाधर है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर हैं और ख़ास बात क्या है? ये जो देशांतर रेखाएँ हैं, ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाती हैं। ये क्या करती हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव मतलब नदर्न पोल से सदर्न पोल को क्या करती हैं? मिलाती हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर या ऐसा समझ लीजिए इसको अलग से बता देता हूँ मैं, यहाँ पर समझिए। ये सदर्न पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये सदर्न पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से यहाँ फिर बहुत सारी लाइन ऐसे। अगर आपने संतरा देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा तो वो बहुत बढ़िया है इसका एग्ज़ाम्पल। वो जो पीस-पीस होता है, वहाँ जो बिल जैसे 2 संतरे के 2 पीस होते हैं, उसके बीच में लाइन होती है, उसको क्या बोल सकते हैं? देशांतर। देशांतर बोल तो देशांतर रेखा क्या है? काल्पनिक वो काल्पनिक रेखाएँ हैं, जो उत्तर से दक्षिण यानी कि कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं और ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती हैं, यहाँ तक कि आप ठीक है। अब एक बात समझिए अक्षांश में हमने बताया आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था कि उसमें विषुवत वृत्त जो होती है, वो क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटती है, करेक्ट है? लेकिन देशांतर वृत्त जो होगा, जितने भी देशांतर वृत्त हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटते हैं, लेकिन किसमें? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वा अब यहाँ पर आप समझिएगा, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, इस जगह, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है ये, ठीक है? तो यहाँ से 0 है, यहाँ पर क्या है? उत्तरी ध्रुव लिखा हुआ है। तो अपोज़िट उल्टा कहीं पर क्या इसके जस्ट नीचे क्या होगा? यहाँ पर कहीं दक्षिणी ध्रुव होगा। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली क्या है यहाँ पर? लाइन है। ये लाइन ऐसे ही फिर इस तरीके से लाइन है। कहने का मतलब इतना सा है कि देशांतर क्या है? देशांतर देशांतर रेखाएँ क्या है? ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएँ। तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं देशांतर। जैसे आपने अक्षांश रेखाओं में समझा था कि 0 डिग्री से उत्तर अक्षांश में हमने क्या समझा? अक्षांश में समझा था यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत है। तो विषुवत से उत्तर जाने पर नदन, इससे नीचे जाने पर सदन होता है। तो हो गया है गोलार्ध से। ऐसे ही यहाँ पर क्या है जो 0 डिग्री है, ये सामने जो 0 डिग्री दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। इस 0 से पूरब जाने पर ईस्ट और इस 0 से पूरब जाने पर वेस्ट होता है। मतलब पूर्व होता है और पश्चिम। पूर्व होता है और क्या होता है? पश्चिम होता है। तो 2 गोलार्ध ऐसे भी हो गए, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। तो टोटल 4 गोलार्ध हो गए। टोटल 4 गोलार्ध में सदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश जो रेखा है यानी कि विषुवत के विषुवत से विभाजित होता है और जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है, वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध किसके होता है? 0 डिग्री देशांतर से उसको हम देखते हैं। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, दस किसमें देशांतर में? 2 इसमें क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखेंगे और ऐसे ही अगर वेस्ट में जाएँगे इसके 1, 2, 3 ऐसे ऐसे क्या लिखेंगे? वेस्ट लिखेंगे। मतलब कि कंक्लूज़न ये है कि जब आप अक्षांश लिख रहे होंगे, तो या तो नॉर्थ लिखेंगे या तो साउथ लिखेंगे और जब आप देशांतर लिख रहे होंगे, तो या तो उसमें ईस्ट लिखेंगे या उसमें क्या लिखेंगे? वेस्ट लिखेंगे यानी कि पश्चिम लिखेंगे। बात समझ में आ गई? एक बात आपने पढ़ा था जो अक्षांश रेखाएँ हैं वो समानांतर है। अक्षांश रेखाएँ क्या हैं? समानांतर।
क्योंकि वो एक-दूसरे को कभी नहीं काट सकती। समानांतर है यहाँ पर ऐसे, है ना? समानांतर है। लेकिन एक बात देखिए आप कि देशांतर रेखाएँ, अगर देशांतर रेखाओं की बात करें, तो जो देशांतर रेखाएँ हैं, वो देशांतर रेखाएँ जैसे-जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो, जैसे-जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो, वैसे-वैसे उनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। वैसे-वैसे क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर देखेंगे दूरी कम होती जा रही है। इसलिए ये समानांतर नहीं होती हैं और पोल पर जाकर के ये मिल जाती हैं। पोल पर जाकर क्या करते हैं, मिल जाती हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच में क्या होती है, दूरी घटती जाती है। अधिकतम मतलब कि 2 देशांतर रेखाओं या 2 देशांतर वृत्तों के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी और न्यूनतम दूरी कहाँ पर होगी? तो ध्रुवों पर होगी। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इसलिए इनको हम समानांतर नहीं बोलते हैं और अक्षांश को क्या बोलते हैं? अक्षांश को समानांतर। क्लियर है यहाँ तक की बात? बात समझ में आ गई? ऐसे ही जैसे ऊपर वहाँ पे देखा होगा महाराष्ट्र और ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल दिया गया था, वैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्या दिया गया है, प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। किसकी बात की जा रही है? प्रशांत महासागर का कौन-सा है? टोगा द्वीप और हिंद महासागर का कौन-सा है? मॉरिशस। अब यहाँ पर बात की जा रही है एक ही अक्षांश है, एक ही अक्षांश का मतलब एक ही अक्षांश है, जैसे 20 डिग्री दक्षिण कन्फर्म हो गया, हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 20 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश है वो तो बहुत बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तरीके से, है ना? ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा। यहाँ पर 20 डिग्री दक्षिण कहीं पर है, इस जगह पर 20 डिग्री दक्षिण है, ठीक? तो 20 डिग्री दक्षिण पर जब साउथ यहाँ पर 20 डिग्री है, तो ये तो पूरा वृत्त हो गया ना। ये बता पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया कि कहाँ पर, एग्ज़ैक्टली बताना मुश्किल काम है। अब मान लो वहीं पर देशांतर रेखाएँ खींच दो ऐसे, यहाँ पर खींच दो, ये एग्ज़ैक्ट हो गया, ये एग्ज़ैक्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, ये एग्ज़ैक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो अगर किसी 2 स्थान का अक्षांश सेम है, तो भी ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है कि वो एग्ज़ैक्ट कहाँ पश्चिम में है कि पूर्व में है, ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए देशांतर रेखा जो होती है और अक्षांश रेखा जो होती है, दोनों को मिला करके किसी भी स्थान की सटीक जानकारी मिलती है। दोनों स्थान की क्या होती है, सटीक जानकारी मिलती है। बात समझ में आ गई? और ये जो देशांतरीय या मोटर मतलब जो देशांतर रेखाएँ हैं, इनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जैसे अ, अंशों में मापा जाता है। जैसे अक्षांश है वैसे देशांतर। प्रत्येक अंश को मिनट और प्रत्येक मिनट को सेकंड में विभाजित किया। ठीक है? वहाँ पर आपने देखा था अक्षांश में देखा था हमने बात की थी अक्षांश वृत्त की, अक्षांश वृत्त की बात की। जैसे विषुवत वृत्त, जैसे विषुवत वृत्त मतलब कंप्लीट अगर आप ऐसे समझिए यहाँ पर अगर इसको आप ग्लोब समझते हैं, ऐसे ग्लोब समझेंगे या ग्लोब समझेंगे कि यहाँ से लाइन आपने खींचना शुरू किया तो पूरा गोल बन जाएगा, गोला बन जाएगा मतलब कि विषुवत वृत्त बन जाएगा। लेकिन देशांतर में समझिएगा, अगर यहाँ पर इसको ग्लोब समझते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव इधर हुआ, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसको अगर मिलाएँगे यहाँ पर तो क्या होगा अर्धवृत्त होगा। मतलब इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो देशांतर हैं वो क्या होते हैं अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे-जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएँगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाएगी और अंत में लास्ट में वो ध्रुवों पे जाकर के दोनों मिल जाएँगे। अब एक और बात समझते हैं कि जो अक्षांश रेखाएँ हैं, आपने देखा कि जैसे-जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, वो कभी मिलेंगी तो नहीं, मतलब कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। लेकिन कि दू जो सर्कल है छोटा होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये 0 डिग्री है, एक वृत्तीय हो गया, एक 20 है, 40 है, एक 60 है, एक 80 है। तो आप देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश वो है विषुवत वृत्त और 80 डिग्री जो वृत्त है, उसमें कितना मतलब कि वृत्त घटता जाता है। अक्षांश में जैसे-जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, वृत्त घटता जाएगा। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता। देशांतर में क्या है वृत्त हमेशा बराबर है। वो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो बाद में क्या हुआ
बाद में जैसे हमने विषुवत रेखा मान लिया, सबसे बड़ा विषुवत रेखा में सबसे बड़ा वृत्त कौन-सा है? विषुवत वृत्त में सबसे वो अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त कौन-सा है? तो विषुवत वृत्त है। लेकिन देशांतर में ऐसा कुछ है नहीं, देशांतर में क्या दिक्कत है? सब बराबर ही हैं, तो कैसे बने? बाद में क्या हुआ? ग्रीनविच से ग्रीनविच से जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूरब एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जानी स्टार्ट हो गई। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए, ये जो 0 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं? प्रधान यमोत्तर बोलते हैं। और ये कहाँ से निकली है? इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से निकली है। इसके पूरब में पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर 0 है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे-ऐसे कहाँ तक चलेंगे? तो जाएँगे 180 तक। खास बात क्या है इसमें? सबसे खास बात क्या है कि जब आप 0 से आगे बढ़ना शुरू होंगे, इधर जाएँगे तो पूर्व लिखेंगे, इधर जाएँगे तो पश्चिम लिखेंगे और आप देखेंगे कि 180 डिग्री, ये बात समझ लीजिएगा, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब अलग-अलग नहीं है। आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही रेखा पर हैं, अलग नहीं। बात समझ में आ गई? और ग्रिड के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि 2 जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएँ हैं, और देशांतर रेखाएँ हैं, वो क्या करती हैं? ग्रिड का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से क्या बना हुआ है? पूरी तरीके से ग्रिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है? तो मैंने बताया कि अक्षांश और देशांतर का यूज़ क्या है? तो किसी भी स्थान की सटीक जानकारी, जैसे आप देखते हैं गूगल मैप पे चलता है, वो अक्षांश देशांतर के मतलब ग्रिड के सहारे ही चल सकता है। ठीक है? एग्ज़ैक्ट असम में जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है कि असम में धुबरी असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें, ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। और बिंदु जहाँ पे काटती हैं स्थान वहीं पर, तो अक्षांश देशांतर का एग्ज़ैक्ट यूज़ क्या है? इसका यूज़ क्या है? किसी भी स्थान की एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताना, बिल्कुल मतलब कि ना दाएँ ना बाएँ, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल फिक्स जगह बताना। ठीक है? ये इसका मैप दिया हुआ है, कि आप देखेंगे कि ग्रीनविच, ये यहाँ पे ग्रीनविच लाइन है, इस जगह। इधर से आगे जाएँगे, इधर से पीछे जाएँगे। आगे और पीछे तो कुछ चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है? जैसे तो अभी आपने पढ़ा कि जो अक्षांश रेखाएँ हैं, वो क्या करती हैं? ताप कटिबंधों का निर्धारण करती हैं, और देशांतर रेखा क्या करती हैं? कि समय और तिथि के बारे में भी समय और तिथि के निर्धारण में रोल प्ले करती हैं। ठीक है? तो अब समझते हैं कि देशांतर से समय कैसे डिसाइड, अब यहाँ पर देखेंगे तो यूपीएससी 2025 में ये था देशांतर से समय निर्धारण तिथि को भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि देशांतर और समय का मतलब। देखिए, समय में एक बात समझिएगा, समय जो है एक तो लोकल टाइम होता है, स्थानीय समय, स्थानीय समय। एक है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि मानक समय, मानक समय है ना? स्थानीय समय क्या है? जो सूर्य की परछाई के हिसाब से होता है, जो सूर्य की परछाई। आप खुद सोचिए, जब घड़ी नहीं होती थी, आप खुद सोचिए जब घड़ी नहीं होती तो लोग कैसे अपना जीवन चलाते होंगे? तो सूर्य की परछाई से ही जीवन चलाते। अपने नानी, दादा-दादी से पूछेंगे तो बताएँगे कि कैसे वो सूर्य के थ्रू, मतलब कि सन की लाइट के हिसाब से बताते थे क्या कंडीशन अभी। तो जो दोपहर में मतलब कि जो सूर्य की परछाई से पता लगाते थे, दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती थी, शाम को देखने सबसे मतलब अच्छा आप देखिए कि जब दोपहर होती है तो आप बाहर जाएँगे तो आपकी परछाई छोटी दिखेगी। लेकिन जब शाम होते-होते क्या होता है, बढ़ती जाती है। उस हिसाब से अपना वो काम करते थे। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के साथ-साथ में क्या होता है, एक समय का निर्धारण मानक जो प्रधान नियम होता है उसका निर्धारण होता है, बाद में फिर टाइम निकलता है। अब चलिए समझते हैं एक बात, कैसे निकलता है टाइम? देखिए, पृथ्वी की अगर बात करते हैं, पृथ्वी की अगर बात कर ले तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, घूर्णन करती है, घूर्णन करती है, और एक चक्कर, मतलब एक चक्कर कब पूरा कर लेती है? एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री,
यहाँ पर मान लें कि पृथ्वी अगर इसको मान लेते हैं, तो ये अगर घूमेगी ऐसे यहाँ पर पूरा 360 डिग्री, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है, कितने देर में? 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करती है, मतलब ये घूर्णन का पूरा करती है 24 घंटे में करती है। अगर इसी कैलकुलेशन को समझते हैं कि 360 डिग्री 24 घंटे में, 1 घंटे में कितना होगा? 360 को 24 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 15 डिग्री। मतलब कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है? 15 डिग्री चलती है। अब पश्चिम भी चलती है और क्या होता है? पूरब भी चलती है। पश्चिम में चलती है और क्या होता है? पूरब भी चलती है। तो और आगे अगर देखें, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जब 60 मिनट में है, 1 डिग्री कब हो जाएगा? 60 को 60 को क्या करेंगे? 15 डिवाइड करेंगे 4 मिनट में। मतलब कि 1 डिग्री ये कब चलेगी? 4 मिनट में। कहाँ? पूरब में चल और पूरब में और पश्चिम। इसको आगे समझते हैं। एग्ज़ाम्पल समझिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। 0 से मान लो कि ईस्ट में आप गए 1 घंटे। 0 से ईस्ट में कितना? 15 डिग्री। इधर ईस्ट होगा या इधर वेस्ट होगा? यहाँ पे वेस्ट होगा। कितना गए? 15 डिग्री। ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप 0 से ईस्ट में जाएँगे, कितना? 15 डिग्री। तो टाइम प्लस होगा और 0 से वेस्ट में जाएँगे तो टाइम क्या होगा? माइनस। टाइम क्या होगा? माइनस। ठीक है? यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ग्रीनविच के पूर्व में उसका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है, उसका समय पीछे होगा। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, आपने अगर मोबाइल में आप घड़ी देखिए, जो वर्ल्ड क्लॉक होती है उसमें लगाएँगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ग्रीनविच है, तो इधर ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम बढ़ता चला जा रहा है, इधर वेस्ट में जाएगा तो टाइम क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? घटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। किस हिसाब से? पूरब और पश्चिम के। अब इसमें एक और बात समझते हैं। फिर क्या कहता है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो वो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, वही बातें पर भी बताई। ठीक है? ग्रीनविच से ग्रीनविच के ग्रीनविच के 1 घंटा आगे, मतलब कि वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ग्रीनविच से 1 घंटा पश्चिम का मतलब है वहाँ 1 घंटे पीछे होगा, यानी सुबह 11 बजे होगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच है। अगर यहाँ पर 12 बजा है, तो बाहर का 12 बजा है मान लो। इधर जाएँगे कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा पीएम। और इधर अगर जाएँगे तो 1 घंटा पीछे होगा, 11 बजे होगा, क्या? एएम। बस इतनी सी बात हमें समझनी है कि जब आप जीएमटी भी इसको बोलते हैं, कि जब आप जीएमटी से पूरब में जाएँगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, जब आप जीएमटी से पीछे जाएँगे तो 1 घंटा घटेगा। कितने पे 1 घंटा बढ़ेगा घटेगा? 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ेगा, 15 डिग्री पे 1 घंटा घटेगा। बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए एक बात बताओ, अगर आप मान लो यहाँ पर मान लो, ये 0 हो गया ना? ये 0 हो गया, 0 हो गया। पूरब में कितना जाना है आपको? 180 पूरब। कितना जाना है 180? तो अगर 1 घंटा 15 डिग्री पे बढ़ता है, तो 30 पे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर 45 पे 3 घंटा हो जाएगा। तो 180 तक कितना हो जाएगा? 12 घंटे। 180 पे कितना हो जाएगा? 12 घंटे। मतलब कि अगर आप जीएमटी से पूरब जाएँगे, कहाँ तक? 180 तक। 180 को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। अब समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप जीएमटी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तक जाएँगे तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। वो चाहे आप ईस्ट से जाइए या वेस्ट से जाइए, आपको 12 घंटे ही लगने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 से पश्चिम में जाएँगे तो भी तो 15-15 को काउंट करेंगे, तो घंटे यहाँ पर भी तो 12 ही लगेंगे। और आपने पढ़ रखा है कि 180 डिग्री पूरब और पश्चिम सेम देशांतर है। मतलब कि ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है वो 180 डिग्री है। ये 180 डिग्री है। क्या? पश्चिम या पूरब? दोनों। तो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये एक ऐसी देशांतर रेखा है जो मुड़ी हुई है। आप देखिएगा यहाँ पर मुड़ी हुई नज़र आती है।
एक यहाँ पर ऐसे मोड़ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है मोड़, सर ऐसे करके। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? मुड़ी हुई है। इसलिए है ताकि कि मतलब कि मान लो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये रूस का हिस्सा है, तो अगर रूस पे सीधा ये खींच जाए, तो इसको आप सीधा खींच दीजिए ऐसे, तो क्या होगा? एक ही देश में 2 दिन देखने को मिलेंगे। एक ही देश में क्या होगा? 2 दिन देखने को 2 मतलब एक ही देश में अलग-अलग डेट्स हो जाएँगे, अलग-अलग तिथियाँ हो जाएँगी, ठीक है? इसलिए इसको क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया। तो यहाँ पर हमने इसकी सारी बातें इसमें क्लियरली कर ली है कि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पीछे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है? अब इसमें किसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं? तो इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंडिया का। अच्छा, अगर हम स्थानीय टाइम की बात करें, लोकल टाइम की बात करें, तो लोकल टाइम हर जगह अलग-अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर ज़्यादा धूप होगी, कहीं पर कम धूप होगी, कहीं पर परछाई सीधी बनेगी, कहीं पर परछाई नहीं बनेगी, सीधी बनेगी, कम बनेगी, टेढ़ी बनेगी। तो हर जगह का टाइम अलग-अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी ट्रेन या वायु सेवा या कोई भी चीज़ अगर हमारे स्थानीय समय से चलेगी तो नहीं चल पाएगी। रीज़न बड़ा साफ-सा है कि हर जगह सनलाइट चेंज होती रहेगी। इसलिए क्या किया गया, कि स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। ये क्या किया गया, मानक समय बना लिया गया और मानक समय वो समय है, कि देश में लगभग एक जैसा रहता है। जैसे भारत का मानक समय क्या है? मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, उससे ही पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है। बात समझ में आ गई? यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अलग-अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है और जब इसका अंतर होगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पर रेलगाड़ियों के समय सारणी नहीं बन पाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल में कि भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान में लगभग पौने 2 घंटे का अंतर है, मतलब 1 घंटा 50 मिनट का अंतर है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि एक मानक समय रेखा होनी चाहिए। अच्छा, मानक समय रेखा कितनी होगी? ये डिपेंड करता है वहाँ के भौगोलिक स्थिति पर। जैसे आप देखेंगे तो रूस में 11 मानक रेखाएँ हैं। रूस में कितनी है? 11 मानक रेखाएँ हैं। यूएसए में भी कई मानक रेखाएँ हैं। ब्राज़ील में भी कई मानक रेखाएँ हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कोई फ्रांस में भी है। अगर कोई देश बड़ा है, भौगोलिक विस्तार ज़्यादा है, तो वहाँ की मानक स्टैंडर्ड लाइन्स भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। मानक रेखाएँ भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। उसमें कितनी है? 11। ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब भारत के अगर रेफ़रेंस में देखेंगे तो क्या कहता है? भारत का मानक समय रेखा क्या है? तो साढ़े 82 डिग्री। ये आपको पता होगा भारत का मानक समय रेखा क्या है? साढ़े 82 डिग्री है, समय रेखा है। इसी से क्या होता है? पूरे देश का टाइम क्या होता है? मेज़र होता है। इससे पूरे देश का टाइम। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है। एग्ज़ाम्पल क्या दिया है? कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है, ठीक है? वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएँगे। कहते हैं आज रात में नहीं सो पाएँगे क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न मतलब कि दोपहर में शुरू होगा। अब इसको समझते हैं पहले, समझते हैं तो इसने क्या बोला? अच्छा, इसने क्या बोला? अर्थात भारत के समयानुसार साढ़े 7 बजे शुरू होगा तथा देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत में इंग्लैंड के बीच में क्या अंतर होगा? इसी को हम समझते हैं। ठीक है? चलिए, देखिए, अभी आपने पढ़ा कि ये ज़ीरो लाइन है, ग्रीनविच लाइन है, प्रधान नियमोत्तर, ग्रीनविच वेधशाला से, प्रधान नियमोत्तर, जीएमटी इसको बोलते हैं निकली हुई। और अभी आपने पढ़ा जब 0 से पूरब में जाएँगे कितना? 15-15 डिग्री, 15-15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? यानी कि मान लेते हैं ये 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 ईस्ट में जाएँगे, ठीक? ईस्ट में जाएँगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, कहाँ तक जाएँगे? 180 तक जाइए। ऐसा ही आप वेस्ट में जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक? लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? जब आप 0 से पूर्व में जाएँगे, 0 से ईस्ट में जाएँगे तो 1 घंटे बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएँगे, 1 घंटे बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएँगे, फिर 1 घंटे बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ जाएँगे, 1 घंटे बढ़ेगा। मतलब हर 15-15 डिग्री पर क्या होगा? 1-1 घंटा बढ़ता जाएगा। डिग्री। फिर 90 पे जाएँगे, 15 डिग्री। 15 डिग्री पर जाएँगे, तो क्या होगा?
1 घंटा बढ़ेगा। कन्फर्म है? 15 डिग्री बढ़ेगा। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 6 घंटे हो गए। मतलब 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री पूर्व में जाएँगे, तो 6 घंटा टाइम ऐड हो। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, भारत का जो भारतीय मानक रेखा है, मतलब आईएसटी है, वो कितना है? साढ़े 82 डिग्री। आईएसटी कितना है? साढ़े 82 डिग्री। तो साढ़े 82 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 75 से आगे और 90 से पहले, यहाँ पर की वैल्यू कितनी है? साढ़े 82 डिग्री पूरब, साढ़े 82 डिग्री पूर्व है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि अभी आपने देखा कि जो टाइम चेंज है वो 1 घंटे बढ़ रहा है, क्योंकि पूरब में इसलिए बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे, 75 तक पहुँचेंगे, तो कितना हो जाएगा? आपको 5 घंटे चलना है। 5 घंटे प्लस हो गए। और अगर 75 से 90 पे जाएँगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। हमें 95 90 पे 90 पे नहीं जाना है, हमें 75 पर भी नहीं रहना है, हमें कहाँ 82 एंड हाफ, साढ़े 82 पे आना है। तो आप देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जब 15 डिग्री 1 घंटे में चलती है, पृथ्वी घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। आधे घंटे में कितना घूमेगी? तो साढ़े 7 डिग्री नहीं घूम जाएगी, साढ़े 7 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है? तो साढ़े 7 डिग्री अगर हम 75 में जोड़ दें, अगर हम 75 में साढ़े 7 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? साढ़े 82 ही तो हो जाएगा, साढ़े 82 हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ है। तो 5 घंटे प्लस आधे घंटे का मतलब क्या है? 30 मिनट। 30 मिनट, आधे घंटे का मतलब क्या है? यहाँ पे इतने से इतना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 30 मिनट, केवल 30 मिनट। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? फिर ये निकलता है कि भारत का जो समय है, भारत का समय जो है, वो इंग्लैंड के समय यानी कि जीएमटी से साढ़े 5 घंटे हमेशा ज़्यादा रहे। भारत का समय जीएमटी से साढ़े 5 घंटे क्या रहेगा? ज़्यादा ही रहेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजे, अगर मान लीजिए कि यहाँ का दोपहर में 12 बजा है इस जगह, दोपहर का 12 बजा है, कहाँ पर? जीएमटी पर। तो ये तो हो गया इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन, या जीएमटी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आईएसटी यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो अगर वहाँ पर दोपहर का 12 बजा है, तो ये बताओ इंडिया में कितना होगा? क्या होगा? तो इंडिया में कितना बजा होगा? हमें क्या करना है? टाइम ऐड करना है, टाइम सरप्लस करना है, इसमें टाइम प्लस करना है। कितना प्लस करना है? साढ़े 5 घंटे ऐड करना है। इंडिया में कितना बजाएगा? 5:30 शाम को। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को समझोगे तो यहीं पर यही बात बोली कि जब मैच शुरू हो रहा है, तो लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है। तो तो भारत के समय अनुसार मैच कितने बजे शुरू हो रहा है? 7 बजे, साढ़े 7 बजे शुरू। ठीक है? एक बात हमने ये बताई कि भारत का समय, मतलब भारत का समय इंग्लैंड के समय से साढ़े 5 घंटे। अगर इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा क्या करना है कि इंग्लैंड का समय भारत के समय से साढ़े 5 घंटे पीछे होगा, तो भी बात ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो और आगे, मान लो कोई देश यहाँ पर है जिसकी वैल्यू, जिसका अक्षांश 105 है, अक्षांश क्या है? तो 15 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। यहाँ पर कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटे और जुड़ जाएगा, मतलब कि कितना होगा? 7 घंटे। जैसे जैसे जीएमटी से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे जीएमटी से पीछे जाएंगे वैसे। ठीक है? यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे टाइम को मेजर कर। यहाँ पर आप देखिए, ये है भारत का 68 डिग्री पूर्वी, ये है भारत का 97 डिग्री पूर्वी, और इसके बीच से निकलती है साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसको इसको बोलते हैं पर पर क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं आई। तो हमारे ख्याल से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी कमेंट करके बताइए। तो हमने एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पूरे कर लिए। एनसीईआरटी 6 क्लास के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पूरे। पहला सौरमंडल में पृथ्वी, और दूसरा ग्लोब, 500 देशांतर। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे?
अगले लेक्चर में जो इसका तीसरा चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ, कि मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।